एक 500 रुपए का नोट, साफ नया, बिल्कुल असली जैसा। दिल्ली के एक छोटे से किराना दुकानदार ने उसे बिना शक किए स्वीकार कर लिया। लेकिन उसी रात जब उसने बैंक में पैसे जमा करवाने की कोशिश की, कैशियर ने उसे अलग रख दिया और धीमी आवाज में कहा, यह नोट नकली है। दुकानदार हक्का बक्का रह गया, क्योंकि वो नोट उसे किसी संदिग्ध व्यक्ति से नहीं मिला था, बल्कि एक सरकारी कर्मचारी ने दिया था। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो सिर्फ नकली नोटों की नहीं है, बल्कि एक खामोश आर्थिक युद्ध की है। एक ऐसा युद्ध जिसमें बंदूकें नहीं चलती, लेकिन पूरा देश निशाने पर होता है। यह कहानी है भारत में फैलाए गए फेक करेंसी नोट्स नेटवर्क की और उस कथित अंतर्राष्ट्रीय साजिश की, जिसका लिंक जांच एजेंसियों ने पाकिस्तान तक जोड़ा। भारत में नकली नोटों की समस्या नई नहीं है, लेकिन 1990 के दशक के बाद एक अचानक बदलाव दिखाई देने लगा। नकली नोटों की क्वालिटी इतनी बेहतर हो गई कि बैंक कर्मचारी भी कई बार पहचान नहीं पाते थे। जांच एजेंसियों ने जब गहराई से जांच की तो उन्हें शक हुआ कि यह कोई साधारण अपराधी गिरोह का काम नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी हाई क्वालिटी प्रिंटिंग सिर्फ अत्याधुनिक सिक्योरिटी प्रेस में ही संभव है। भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि भारत में फैलाए जा रहे फेक इंडियन करेंसी नोट्स एक बड़े संगठित नेटवर्क के जरिए आ रहे थे, जिसमें कथित तौर पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की भूमिका बताई गई। इस कथित रणनीति का मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना, महंगाई बढ़ाना और आतंकवाद को फंड करना था। यानी नकली नोट सिर्फ कागज नहीं थे, बल्कि एक हथियार थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि ये नोट सीधे पाकिस्तान से भारत नहीं आते थे। उनके लिए पूरे अंतर्राष्ट्रीय रूट बनाए गए थे, जैसे नेपाल सीमा, बांग्लादेश सीमा, दुबई और खाड़ी देश, थाईलैंड और मलेशिया। इन रास्तों का इस्तेमाल करके नोट भारत में घुसाए जाते थे ताकि असली स्रोत छिपा रहे। पश्चिम बंगाल का मालदा जिला कई सालों तक जांच एजेंसियों के लिए एक बड़ा रहस्य बना रहा। यहां बड़ी मात्रा में नकली नोट पकड़े गए। कुछ रिपोर्ट्स में इसे फेक करेंसी हब तक कहा गया, लेकिन असली सवाल यह था कि ये नोट यहां तक पहुंचते कैसे थे। जांच में सामने आया कि स्थानीय एजेंट, सीमा पार नेटवर्क और अंतर्राष्ट्रीय तस्कर सब मिलकर एक चेन बनाते थे, और इस चेन का आखिरी हिस्सा होता था आम भारतीय नागरिक, जो बिना जाने नकली नोट इस्तेमाल कर देता था। एक और हैरान करने वाला तथ्य सामने आया कि नकली नोटों का इस्तेमाल सिर्फ बाजार में फैलाने के लिए नहीं होता था, बल्कि आतंकी गतिविधियों को फंड करने में भी किया जाता था। कई मामलों में गिरफ्तार आतंकियों के पास से नकली भारतीय मुद्रा मिली। जांच एजेंसियों का मानना रहा कि यह आर्थिक और आतंकी नेटवर्क कई जगह जुड़ा हुआ था। 2013 में भारतीय गृह मंत्रालय ने संसद में जानकारी दी थी कि बड़ी मात्रा में नकली भारतीय मुद्रा देश में पकड़ी जा रही है और इसके पीछे विदेशी तत्वों की भूमिका की जांच चल रही है। समय समय पर सुरक्षा एजेंसियों ने यह भी कहा कि नकली नोटों की क्वालिटी इतनी उच्च थी कि वो असली नोट के समान कागज और इंक से मिलती जुलती लगती थी, जिससे शक और गहरा हुआ कि यह साधारण प्रिंटिंग प्रेस का काम नहीं है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल मोड़ आया 2016 में, जब भारत सरकार ने अचानक नोटबंदी की घोषणा की। 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बंद कर दिए गए। इस फैसले के कई उद्देश्य बताए गए, जिनमें एक बड़ा कारण नकली नोटों पर रोक लगाना भी था। कुछ सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना था कि इससे नकली करेंसी नेटवर्क को बड़ा झटका लगा, क्योंकि उनके पास जमा स्टॉक अचानक बेकार हो गया। लेकिन ज्यादा समय नहीं बीता और नए नोटों के नकली संस्करण भी मिलने लगे। हालांकि उनकी संख्या पहले से कम बताई गई, लेकिन इससे एक बात साफ हो गई कि नेटवर्क पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया जब एयरपोर्ट पर पकड़े गए कुछ तस्करों के पास हजारों नकली नोट मिले। पूछताछ में सामने आया कि उन्हें विदेश में बैठा हैंडलर निर्देश देता था, उन्हें कमीशन मिलता था और हर डिलीवरी के बाद नया काम दिया जाता था। यानी ये पूरा सिस्टम एक कॉर्पोरेट नेटवर्क की तरह चल रहा था। सबसे खतरनाक पहलू यह था कि नकली नोट सिर्फ अपराधियों तक सीमित नहीं रहते। जब वो बाजार में घुसते हैं तो आम लोग भी उसके शिकार बन जाते हैं। अगर किसी के पास नकली नोट मिल जाए तो कानूनी परेशानी भी उसी को झेलनी पड़ती है, भले ही उसे पता ही क्यों ना हो। भारतीय रिजर्व बैंक समय समय पर रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें नकली नोटों की पहचान और संख्या बताई जाती है। इन रिपोर्ट से पता चलता है कि नकली मुद्रा का खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, हालांकि सुरक्षा फीचर्स लगातार अपडेट किए जा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था को नकली नोट कैसे नुकसान पहुंचाते हैं। जवाब सीधा है, जब बाजार में नकली पैसा बढ़ता है तो असली पैसे की वैल्यू प्रभावित होती है, महंगाई बढ़ सकती है और वित्तीय सिस्टम पर भरोसा कमजोर हो सकता है।
यानी ये सिर्फ अपराध नहीं, आर्थिक हमला होता है। इतिहास में कई देशों ने एक दूसरे के खिलाफ नकली मुद्रा का इस्तेमाल किया है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी ने ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए फर्जी पाउंड छापे थे। भारत के मामले में जांच एजेंसियों ने कई बार कहा कि नकली भारतीय मुद्रा भी इसी तरह की रणनीति का हिस्सा हो सकती है। लेकिन इस कहानी का सबसे भावनात्मक हिस्सा है आम लोगों की जिंदगी पर असर। एक मजदूर जिसे मेहनत की कमाई में नकली नोट मिल जाए, एक किसान जिसे फसल बेचने के बाद नकली पैसे मिल जाएं, एक दुकानदार जो बैंक में जाकर सुन ले कि उसका नोट नकली है, उनके लिए यह सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं बल्कि भरोसे का टूटना है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां लगातार इस नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश करती रही हैं। सीमा पर निगरानी बढ़ाई गई, इंटरपोल सहयोग लिया गया और कई बड़े गिरोह पकड़े गए। लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि जब तक मांग और मुनाफा रहेगा, ऐसे नेटवर्क पूरी तरह खत्म करना कठिन है। आज तकनीक बदल रही है, डिजिटल पेमेंट बढ़ रहे हैं, यूपीआई जैसी प्रणालियों ने नगद पर निर्भरता कम की है। कुछ अर्थशास्त्री मानते हैं कि डिजिटल अर्थव्यवस्था नकली करेंसी के खिलाफ एक मजबूत हथियार बन सकती है। लेकिन खतरा अभी भी मौजूद है, क्योंकि अपराधी भी तकनीक के साथ बदलते हैं। और शायद सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या नकली नोटों का इस्तेमाल सिर्फ अपराध है या ये सच में एक रणनीतिक आर्थिक युद्ध का हिस्सा है? इसका जवाब पूरी तरह सार्वजनिक नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि एक साधारण दिखने वाला नोट कभी कभी एक बहुत बड़ी कहानी छुपाए होता है। एक ऐसी कहानी जिसमें सीमा पार नेटवर्क, खुफिया एजेंसियां, आतंक फंडिंग और आम लोगों की जिंदगी सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। उस दुकानदार की तरह जिसे लगा था कि उसने बस एक नोट लिया था, लेकिन असल में वो एक बहुत बड़े खेल का हिस्सा बन गया था, बिना जाने, बिना समझे। और शायद हम सब भी कभी न कभी उस कहानी का हिस्सा बन चुके हैं।